अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर फैसला अगले 5 से 7 दिनों में आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की कथित अवैध गिरफ्तारी, नियमित जमानत और अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा, जबकि नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अगले 5 से 7 दिनों में यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा अवैध गिरफ्तारी मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा, केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। जब निचली अदालत के जमानत के फैसले के बाद लगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया ताकि वो बाहर ना आ सकें, जबकि सीबीआई का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना उसके पास कोई सबूत था। 4.5-5 घंटे आर्गुमेंट चली है और एट लेंथ कोर्ट ने बहुत पीसफुल तरीके से सारा सुना है। हम लोगों को उम्मीद है, जिस तरीके से 2 ऑर्डर रिजर्व हुए हैं, एक तो इंटरिम बेल पे और एक इलीगल अरेस्ट पे, और जो रेगुलर बेल की हमारी एप्लीकेशन है, रेगुलर बेल के लिए 29 जुलाई रखी है कोर्ट ने। हम लोगों को उम्मीद है कि भी कोर्ट विद इन वीक जजमेंट देगा। 4-5 दिन का टाइम उम्मीद है हमारे को, 4-5 दिन के अंदर ऑर्डर आएगा। केजरीवाल के वकील की दलील का जवाब सीबीआई के वकील ने दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने कहा, जांच एजेंसी का काम करने का अपना तरीका होता है। जब पर्याप्त सबूत हमको मिले और फिर मंजूरी मिली, तब हम गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। हमें 24 अप्रैल को गिरफ्तारी की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के चलते हमने गिरफ्तारी नहीं की। हमने गिरफ्तारी तब की जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि इस मामले में फैसला लिखने में उनको 5 से 7 दिन का समय लगेगा, यानी 26 जून को हुई अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी अवैध है या नहीं, और केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, ये अगले 1 हफ्ते में तय होगा। जबकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के लिए एक तारीख सबसे ज्यादा अहम हो गई है, वो है 29 जुलाई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की ही नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगी, जबकि मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार को कल 2 झटके लगे। एक चाचा शरद पवार गुट से मिला जब अजीत के करीबी विधायक उनके साथ चले गए, और दूसरा बीजेपी से जुड़े संघ की पत्रिका में लेख में कहा गया कि अजीत पवार को साथ लेना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ा। ये अजीत पवार के लिए बड़ा झटका है। उनके खासम खास अजीत गवाने शरद पवार के साथ चले गए हैं। अजीत गवाने के साथ करीब 20 पूर्व पार्षदों ने भी विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। आखिर क्यों? दरअसल पिंपरी चिंचवड़ की विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और गठबंधन में ये सीट अजीत पवार की पार्टी को मिलने के आसार कम हैं। इसी के मद्देनजर अजीत गवाने ने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया है। ऑर्गेनाइजर और विवेक, इन दोनों मुख्य पत्र में किसकी विचारधारा है वो देखना होगा। अगर वे कहते हैं कि अजीत पवार को महायुति में नहीं लेना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि उनके घटकों की विचारधारा में अंतर है। अजीत पवार को घर में जगह है, लेकिन अगर वे पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी के नेता उसका निर्णय लेंगे। अजीत पवार को दूसरा झटका संघ से जुड़ी एक पत्रिका में छपे लेख ने दिया, जिसमें कहा गया है कि अजीत पवार को साथ लेना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब सवाल किया जाता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की वजह क्या है, तो वो अजीत पवार के साथ गठबंधन से ही आरोपों की शुरुआत करते हैं। पत्रिका से जुड़े संघ विचारक का कहना है
ये विचार लेखक के हैं। किस दल से गठबंधन करना है, किससे नहीं, ये अधिकार पार्टी का है। साप्ताहिक विवेक में जो लेख आया है और उसमें जो विचार रखे गए हैं वो एक लेखक के विचार है, वो किसी पार्टी के या संघ के विचार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेना या नहीं लेना ये भाजपा का अपना विषय है। उसका नेतृत्व और उसके पदाधिकारी ये उसके ऊपर में निर्णय कर सकते हैं और उन्होंने अगर वो निर्णय किया है तो उनकी वो राजनीतिक आवश्यकता रही होगी, इसलिए उन्होंने वो किया है। इस लेख पर फिलहाल बीजेपी और एनसीपी से जुड़े प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शरद पवार की पार्टी की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर बीजेपी से जवाब मांगा है। ये कहानी बाहर आई थी और उसके बाद भी विवेक में ये कहानी आई है। ये सवाल आपको बीजेपी और आरएसएस से करना चाहिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। ये कोई पहली बार नहीं है कि संघ ने अजीत पवार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि अजीत पवार को साथ लेने से बीजेपी की ब्रांडिंग को नुकसान हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि चंद महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या अजीत पवार के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करेगी? रौनक कुकड़े और कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पैसों को लेकर कुछ विवाद था। जमानत के तौर पर एक बाइक और उस पर नोकझोंक की बात भी सामने आई है। दरभंगा के जीरत गांव में कल 70 वर्षीय जीतन सहनी की उनका शव उनके घर से मिला था और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। प्राइवेट कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को आरक्षण देने के लिए राज्य की सिद्धरामैया सरकार ने एक बिल कैबिनेट से पास कराया है। अब इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है। अगर ये बिल कानून बना तो कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में मैनेजरियल पदों पर कर्नाटक के स्थानीय लोगों के लिए 50% और नॉन मैनेजरियल पोस्ट पर 75% आरक्षण देना होगा। यह मसौदा प्रति है द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 की। इस बिल में कर्नाटका के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की छोटी बड़ी कंपनियों में 50 से 70% आरक्षण देने की बात कही गई है। बिल पर अभी उद्योग और आईटी मंत्री से चर्चा होनी है। नियम बनाने से पहले विस्तृत चर्चा स्टॉक होल्डर से की जानी है, यानी निजी कंपनियों से। बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। And more importantly, a wider consultation with the industry, so there is no need to panic. ड्राफ्ट बिल के मुताबिक कर्नाटका के निजी कारखानों और प्रतिष्ठानों में प्रबंधन की नौकरियों में 50% और गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 70% जगह स्थानीय लोगों को देनी होगी। उम्मीदवारों के पास कन्नड़ा भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उन्हें दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। इसकी अनदेखी करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो कंपनियों को कुछ रियायतें मिल सकती हैं। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शाह का कहना है कि टेक हब होने की वजह से कुशल लोगों की जरूरत पड़ती है। इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के चक्कर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे की जगह हम खो देंगे। बीजेपी का कहना है कि कन्नाडिगास को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिले। मोहनदास पाई आईटी सेक्टर का जाना माना चेहरा है। इन्फोसिस से उनको पहचान मिली, वो भी इस फैसले से खुश नहीं है। इससे बहुत नुकसान होगा कर्नाटका को, कन्नाडिगास को, सब लोगों को लिए। इधर हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है।
पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। लोग जाएंगे तमिलनाडु जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, क्यों आएंगे इधर? हमारा ईवी इंडस्ट्री चले गया तमिलनाडु को, क्योंकि इधर जमीन नहीं दिया। भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर खड़ी सिद्धरमैया सरकार ने ऐसा लगता है कि आनन फानन में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन बिल का मसौदा तैयार करवाया है, क्योंकि उद्योग जगत को भी उन्होंने भरोसे में नहीं लिया है। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए सिद्धरमैया तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस नाम से जारी की है। इस रिपोर्ट में प्रोसिक्यूशन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया कि देश में बाल विवाह के संकट से निपटने में ये कितनी महत्वपूर्ण है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को एक सही तरीके से मनाया जा रहा है, एक ऐसी रिपोर्ट जारी करके जो देश में बढ़ रहे बाल विवाह जैसे अपराध और सामाजिक बुराइयों पर नजर डालती है। यह रिपोर्ट उन महिलाओं की उपस्थिति में जारी की गई जो खुद बाल विवाह की शिकार रही हैं। इस रिपोर्ट के इस रिसर्च के आधार पे ये तय हो गया है कि भारत को एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, और जहां पे शादी हो जाए वहां पे जिस भी आदमी ने उस शादी में जो शरीक हुआ है, वो एक अनलॉफुल असेंबली में शरीक हुआ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। यह रिपोर्ट पिछले साल फरवरी में असम में बाल विवाह के खिलाफ की गई कार्रवाई के असर के बारे में है। राज्य में जो कई गिरफ्तारियां की गई, उनके कारण इस दौरान राज्य में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। ये शुरुआत का अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है, और अगर हम पिछले 1 साल के भीतर 81% शादियों को रोकने में कामयाब हुए हैं तो बाल विवाह का अंत बहुत करीब है। हमें केवल इसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को लगातार बार बार एनफोर्स करने की और पूरे देश में लेके जाने की जरूरत है। यह रिपोर्ट कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर है। बेहतर प्रोसिक्यूशन के माध्यम से न्याय की प्रभावी और समय पर डिलीवरी भारत में बाल विवाह की स्थिति को साल 2030 तक 5.5% के महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट तक लाने में काफी मदद करेगी, जिसके बाद समाज इस बुरी प्रथा को स्वीकार नहीं करेगा।